नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 356वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सौरभ विश्वास। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर सौरभ विश्वास लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा के। ये एक्स एचएमओ है GCGHS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली के। इनका आज का विषय है गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के एक उभरती हुई नैदानिक चुनौती, निदान का दृष्टिकोण और होम्योपैथी के माध्यम से इसके उपचार का दायरा। डॉक्टर सौरभ विश्वास सर, आपका APH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद माला जी। मैं डॉक्टर सौरभ विश्वास लेक्चरर हूँ महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। वेरी आभारित हूँ इस आपका जो फोरम है इंटरनेशनल होम्योपैथिक फोरम प्रमोशन फॉर होम्योपैथी में बोलने की मौका देने के लिए बहुत आभारी हूँ। मेरे जो रेस्पेक्टेड टीचर है डॉक्टर शाहानी जी और भी जो रेस्पेक्टेड टीचर प्रेजेंट है और जो ऑडियंस सुन रहा है उनको सबको मैं गुड इवनिंग बोल के आज का जो टॉपिक है गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसके लिए और इसका होम्योपैथिक अप्रोच क्या है, इसके लिए मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। आपको सबको ही पता है, आपको जो भी क्लिनिक्स में या आपको जो भी जो चेम्बर में जो भी पेशेंट आते हैं उसके सारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो फ्लैचुलेंस डिस्पेप्सिया, अगर उनका गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो रहा है और उसके साथ डिस्पेप्सिया और लॉस ऑफ एपेटाइट है, उनका ठीक ठाक से जो खाना भी नहीं पच रहा है, इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और इस टाइप के पेशेंट जो आते हैं तो आपको लिए नॉर्मल जब टेस्ट करते हैं या नॉर्मल कोई भी गैस्ट्रिक सिस्टम को कोई भी अगर इलाज के लिए कोई आते हैं केस, तो उसके अगर USG करते हैं उसमें लगभग 60 to 70% पेशेंट में आते हैं क्या फैटी लीवर का देते हैं, ग्रेडेशन देते हैं। जो फैटी लीवर जो है उसके फैटी लीवर देता है उसको ग्रेडेशन दे रहा है। तो इसलिए पेशेंट भी कहता है तो हम लोग तो सादा घर का खाना खाते हैं या जो ऐसे कोई खाना भी नहीं खाता है, मतलब बाहर का खाना नहीं खाता है, फिर भी आप लोग को फैटी लीवर क्यों हो रहा है। या पेशेंट को ऐसे मैक्सिमम आइडिया होता है जो अल्कोहल पीने से फैटी लीवर होता है, मगर अभी जो अल्कोहल भी कारण से भी फैटी लीवर हो सकता है। इसको अभी सबसे जो 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 नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है वो अभी उभर के आ रहा है। तो क्या है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज? एक जो ये जो बीमारी है उसमें, इस बीमारी में पेशेंट को लीवर में फैट एक्यूमुलेशन होता है। आपको सबको पता है लीवर हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। और इसका क्या करते हैं, इसके लोग खाना को जो जो सारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब हम लोग का जो न्यूट्रिशन के लिए लिपिड फैट कार्बोहाइड्रेट जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो खाना पचता है उसके लिए लीवर के ऊपर लीवर में होता है, ठीक है। और बाकी जो भी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है जितना भी। जस्ट मोमेंट डॉक्टर नंदलाल, आप रिकॉर्ड करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम रूम से निकाल देंगे। कोई भी डॉक्टर इसको रिकॉर्ड करने का कोशिश नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग कल आपको खुद यूट्यूब पर मिल जाता है, रिकॉर्डिंग रोज हो जाता है, रोज मिल जाता है। और अपने से रिकॉर्डिंग मत करिए क्योंकि ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। तो थैंक यू डॉक्टर, सॉरी यू कैन स्टार्ट। तो क्या होता है सबको भी जो भी होता है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम लोग का सबसे शरीर का जो सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है लीवर है। और लीवर का हर सिस्टम में फंक्शन है। मतलब न्यूट्रिशन को जो हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन जो भी मिलता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के थ्रू ही होता है। अभी लीवर में जैसे होता है थोड़ा फैट रहता है, मगर जितना नॉर्मल से अगर
5 to 10% ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है, उसको फैटी लीवर कहता है। फैटी लीवर का 2 टाइप्स होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ठीक है, इसके कारण से भी कुछ मेडिसिन खाने के, एलोपैथी मेडिसिन सेवन करने से, कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी से, या प्रेगनेंसी के टाइम भी फैटी लीवर हो सकता है। ठीक है, मगर मैं बोल रहा हूँ 5 है, कॉमन 5 है। एक है आपको अल्कोहलिक रिलेटेड है, सेकेंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, थर्ड प्रेगनेंसी टाइम में फैटी लीवर होता है, कुछ ड्रग्स, एलोपैथी ड्रग्स खाने से फैटी लीवर होता है। अभी मैं आता हूँ थोड़ा सा मैं अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलता हूँ, वो जो जो बहुत ज्यादा, मतलब हर डे अगर 8 ग्राम पर डे के हिसाब से, अगर 5 साल या उससे 8 साल ज्यादा अगर आप अल्कोहल कोई रेगुलर सेवन करते हैं, तो उसके लिए अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग का जो इथानॉल, अल्कोहल जो खाते हैं, मतलब अल्कोहल जो पीते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो होता है, ये एक सिंड्रोम का पार्ट है। मतलब इनको, इनके साथ मोटापा, ओबिसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, इतना हाइपरलिपिडीमिया मतलब है इसमें फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होना शरीर में। और क्या होता है, और कहता है डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2 के साथ फैटी, और उसके साथ मिलके एक सिंड्रोम होता है, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, तो मैं क्या बताऊं, जो जो फैटी लिवर डिजीज होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, एक एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, आजकल के दिन दिन में जितना भी पेशेंट आ रहा है, उसमें साथ क्या क्या 4 रोगों का एक मिलाव है। उसमें क्या है, सब सर्वप्रथम में ओबेसिटी, मोटापा है। और किस टाइप का मोटापा है, ट्रंकल ओबेसिटी, मतलब फैट जमा है, जो हो बेली सराउंड और वेस्ट एरिया में जो फैट जमा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओबेसिटी के साथ उनको डायबिटीज मिलाइटस है टाइप 2 का। ठीक है, और उसके साथ क्या है, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई रहता है। ठीक है, और उनके साथ होता है फैटी लिवर डिजीज होता है। इनको मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहता है। ठीक है, अभी अभी क्यों फैट अचानक से जम रहा है लीवर में। ठीक है, अभी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बता रहा हूँ, उसमें मेन कारण ओबेसिटी है। ठीक है, ओबेसिटी जिस पेशेंट के सेंट्रल ओबेसिटी होता है, उन पेशेंट को जल्दी से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हम लोग के शरीर में इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उनका फंक्शन होता है हर किसी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबको उनको यूटिलाइज करते हैं। मतलब हमारा जो एब्डोमेन है, मतलब इंटेस्टाइन है, उससे फैट को लेके आके पूरा शरीर को, जो आपको जो शरीर है, मसल सेल है, जो एडिपोस टिश्यू है, फैट सेल है, उसमें यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं और फैट को ब्रेकआउट करते हैं, मतलब लाइपोलाइसिस करते हैं। ठीक है, उनके साथ भी इंसुलिन का भी काम होता है। अभी जो पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब मोटापे के कारण से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब होता है जो हम लोग का जो इंसुलिन सेल से निकलता है, शरीर से निकलता है, मगर उनका जो जो शरीर को जो कोष है, कोष के ठीक ठाक से काम नहीं करता। मसल कोष, जो जो कोष है, उसमें वो ठीक ठाक से सिग्नलिंग नहीं दे रहा है, संकेत नहीं दे रहा है, या उनका जो जो कोष है, उनका जो मैसेंजर है, या उनका जो काम करने का लिए कोई ट्रांसपोर्टर है, उसका कोई प्रॉब्लम के लिए है, इंसुलिन प्रॉपर से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, हम लोग को शरीर में जो 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 ब्लड में जो खून है, वो सब सेल में जाके, वो मतलब उनको सब ताकत, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब एनर्जी गेन नहीं होता है। तब क्या शरीर क्या करते हैं, जो हम लोग का जो फैट, जो जब जब ट्राइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड रहता है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करके एनर्जी लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो शरीर का जो बहुत सारे फैट है, तब क्या होता है, लीवर में आके जमा होता है। ठीक है, और इसके साथ भी क्या होता है, फैटी एसिड का बर्न होता है, उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट उभर के आते हैं। ठीक है, और हम लोग को जो एक्सेसिव जो फैट हम लोग करा है, जरूरत से कुछ भी अगर हो, वो पॉइजन होता है, जहर होता है। ठीक है,
मतलब हम लोग का शरीर में जो ऑर्गन है, जो जितना सा मात्रा में चाहिए वो ठीक होता है। अगर शरीर के जरूरत से कोई भी जो मात्रा कोई चीज होता है वो जहर की तरफ से काम करता है। तो इस टाइप क्या होता है, जो फैट जो होता है वो भी जो हम लोग का जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब फैट का जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है और जो ऑक्सीडेशन होता है फैट का, उसके लिए जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होता है वो टिश्यू को डैमेज कर रहा है, और उनका फैट मतलब लीवर में इन्फ्लक्स हो रहा है, बहुत सारे फैट इन्फ्लक्स हो रहा है। तो इस कारण क्या होता है, बहुत सारे फैट लीवर में जमा हो रहा है, ठीक है। और इसका यूटिलाइज मतलब ठीक ठाक से प्रॉपर लीवर नहीं कर रहा था, इसलिए उनका इन्फ्लक्स में जमा हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टीयाटोसिस कहते हैं। मतलब है फैट शरीर में जमा हुआ है, ठीक है, लीवर में जमा हुआ है। तो ये सिर्फ सिंपल होता है, सिंपल होता है, मतलब इसका कोई डर नहीं होता है। मतलब इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहता है। इनका भी दो पार्ट है, दो स्टेज होता है। एक है स्टीयाटोसिस, मतलब ये सिंपल फैट जमा हुआ है, ठीक है। मगर अब मैं बताया जो एक्सेसिव जो फैट जमा होता है उसके कारण से, या जो फैट का जो बर्न हो रहा है लीवर में, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है कि कुछ कीटोन बॉडी बनाता है, या उसका भी कुछ साइटोकाइन निकलता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, फाइब्रोसिस कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से क्या क्या हो रहा है, लीवर में नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस होता है। मतलब क्या हो रहा है, फैट जमा हुआ एक स्टेज है, उनको फैटी लीवर का सिंपल स्टेज है। अगर उसके उसके कारण प्रोडक्ट जो जमा हो रहा है उसके कारण से अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस कारण से फैट के कुछ प्रोडक्ट निकल के लीवर को डैमेज कर रहा है, उनको नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस कहता है, या नैश कहता है, NASH, नैश कहता है, ठीक है। तो इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, मतलब स्पेक्ट्रम क्या है, एक वैरायटी ऑफ स्टेज होता है। तो सिंपल जो स्टेज होता है, मैं क्या बताया, उसको कहता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसमें सिर्फ स्टीयाटोसिस मतलब फैट एक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज हो रहा है, उनको इन्फ्लेमेशन होकर फाइब्रोसिस हो रहा है, तो उनको बोलता है नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस कहता है। और उसके बाद क्या करता है, जो अगर ज्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है, उनके ज्यादा प्रोग्रेशन होने के बाद उनको बस सीरोसिस भी हो सकता है, और लीवर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इनका जो स्टेज होता है, इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, मगर फिर भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज अगर प्रोग्रेसिव है, उनका अगर डिस्पोजिशन है कुछ कैंसर या कुछ होने का, तो उस कारण से हो सकता है उनको कैंसर, अल्टीमेट कैंसर भी हो सकता है। बहुत कम पर्सन को होता है, फिर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का चार स्पेक्ट्रम है। एक को सिंपल फैट है, उनको स्टीयाटोसिस कहते हैं, सिंपल इजी है। मगर फैट जमा होकर अगर लीवर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको नैश कहता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस कह रहा है, ठीक है। और उनके बाद वो अगर ज्यादा प्रोग्नोसिस हो रहा है तो उसके बाद फाइब्रोसिस होकर उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का एक चार स्टेज होता है। अभी क्या हो रहा है इस डिजीज के लिए, क्या है, एक मोटापा बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जिस लोगों का मोटापा है, उनको का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का बहुत चांस है, ठीक है। और उनके साथ जो मैं चार स्पेक्ट्रम बताया वो भी हो सकता है। अभी इनका जो जो हम लोग का ये जो डिजीज है, पहले वर्ल्ड वाइड सिनारियो में ज्यादा है, करीबन 1 बिलियन पॉपुलेशन इसमें इफेक्ट है। हम लोग को जो इंडिया में हुए उनको 6 to 32% प्रिविलेंस है। ये जो डाटा मैं बोल रहा हूँ, भारत सरकार का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर एक पब्लिश हुआ था, उसमें था 2020 या 21 के करीबन। तब भारत सरकार को जो हम लोग को जो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो प्रोग्राम है, उसको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को अटैच किया। इनके इनके लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे प्लान प्रोग्राम बनाया था, कैसे हम लोग के करें। क्योंकि जो पर्सन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भुगता है, उन लोगों का ट्राइग्लिसराइड मतलब फ्री फैटी एसिड बहुत हाई होता है। इसके लिए इनको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से कोई अल्टीमेट कोई बीमारी या कोई पर्सन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको अल्टीमेटली मतलब उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी बहुत चांस है होने के लिए। उनको जो
मोर्टालिटी रेट, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी अभी मैं बताया जो इनको जो अब जो सिम्टम जो लेके आ रहा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, वो मैक्सिमम होता है वेक सिम्टम, मतलब पेट में भारीपन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में भारीपन, कुछ खाने के बाद भारीपन, कुछ गैस निकलता है, वो फ्लैचुलेंस होता है, पेट डिस्टेंशन होता है, भारी हो रहा है, कुछ खाना पचता नहीं है, कुछ हजम नहीं हो रहा है, कुछ सेटाइटी, इजीली सेटाइटी आता है, उसके साथ राइट साइड में भारीपन आ रहा है, उसके साथ पेशेंट को क्या होता है, ओबिसिटी होता है, ठीक है, ओबिसिटी रह रहा है। अभी जो मैं बताया, जो बताया, तो अभी इंडिया को जो सिनेरियो है, जेहेतु यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस का बहुत चांस बहुत हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो जो ईस्टर्न जो एरिया है, मतलब ईस्टर्न एशिया जो रहता है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज का मात्रा बहुत ज्यादा है, और अभी बहुत सारे मोटापा भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डाइट का प्रॉपर नहीं होने से वो भी मोटापा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बहुत चांस रहता है इससे होता है। तो सिम्टम जो ले आते हैं, ये सारे भेग सिम्टम लेता है, उसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में थोड़ा सा पेन रहता है। अगर आप वो लीवर एग्जामिन करें तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो होता है मैक्सिमम लीवर एग्जामिन करने के टाइम होता है, जो उसमें थोड़ा जो सॉफ्ट, मतलब इनलार्जमेंट होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब आप जो लीवर पैल्पेट करें लीवर के एग्जामिनेशन टाइम में, वहां पर जो 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 सॉफ्ट टाइप का होता है, मतलब पैल्पेशन में होता है, हार्ड नहीं होता है। अगर फाइब्रोसिस हो जाता है तो हार्ड होता है, तो इस कारण से होता है, ठीक है। अभी इनका जो ट्रीटमेंट है, मतलब इनका जो मतलब जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस का कुछ प्रोसेस है, ठीक है। डायग्नोसिस हम लोगों का, आप लोगों को पता है, जो मैक्सिमम रूटीन कोई भी मतलब रूटीन एग्जामिनेशन टाइम से यूएसडी करने के टाइम से चले आता है। फिर भी हम लीवर का एंजाइम का जब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या हो रहा है, हम लोग का जो लीवर एंजाइम होता है उसमें जो होता है एसजीओटी और एसजीपीटी, जो लीवर एंजाइम होता है वो उनका मात्रा बढ़ता है, ठीक है। उनका जो एसजीओटी एसजीपीटी का मात्रा बढ़ता है, उसमें क्या होता है, जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में भी एसजीओ एसजीपीटी का मात्रा बढ़ता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो एसजीओ 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 जो जो मात्रा है, इस हर समय एक का जो रेशियो होता है, एक का ज्यादा होता है, ठीक है, एक एक सॉरी, और एक का कम होता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के टाइम में एक का ज्यादा होता है। तो जो हम लोग को जो अगर टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट करे, तो उसमें क्या क्या देख रहा है, जो मॉडरेट, मतलब अगर नॉर्मल 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है, उससे थोड़ा ज्यादा उनका इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या, और क्या देखते हैं उसके साथ, जो हम लोग देखते हैं जॉन्डिस हर टाइम नहीं हो रहा है, जॉन्डिस नॉर्मली नहीं आता है, उसमें एसजीबीटी बड़ा रहता है मॉडरेटली, मतलब 40 के थोड़ा 2 गुनी या 3 गुनी, उससे ज्यादा कम नहीं बढ़ता है। और क्या होता है उसके साथ, जो अल्कालाइन फॉस्फेटस होता है वो करीबन नॉर्मली होता है, ठीक है। हम लोग को पता है जो अल्कालाइन फॉस्फेट होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई कॉज होता है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी देख रहा है एसजीओटी एसजीबीटी का मात्रा ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर हम टेस्ट करें, उसके बाद हम टेस्ट करें तो उसमें देखते हैं कि टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं यार, अल्ट्रासाउंड करें, अल्ट्रासाउंड करने से उनमें फैट देखते हैं, उस पर ग्रेडेशन भी होता है। जो नॉर्मल से ज्यादा 5% या 10% 15% ऐसे फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर से हम ग्रेडेशन करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री होता है। और उसके उसके साथ अल्कोहल के से कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के साथ हम देखते हैं जो एसजीओटी एसजीपीटी का जो रेशियो होता है, ये हर टाइम एक से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसजीओटी का मात्रा ज्यादा होता है एसजीओ पीटी से। एसजीओ जो एसजीओ पीटी से एसजीओ जो ओटी का जो मात्रा होता है वो ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि लीवर डिजीज के कारण से एक एंजाइम निकलता है, उसमें एसजीपीटी इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो इसलिए जो एसजीओटी एसजीपीटी का जो
रेशियो होता है, रेशियो हर टाइम देखते हैं, ये हर टाइम एक से ज्यादा होता है, ठीक है। और बाकी और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में क्या देखते हैं, एसजीओ एसिडिटी का मात्रा करीबन एक से कम होता है, क्योंकि या कर मतलब बैलेंस करके बढ़ता है कि या एसजीबीटी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। ये एक रेशियो डिफरेंस देख के हम लोग को पता चलता है कि थोड़ा सा हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज से नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज या और कोई भी डिजीज होता है, ये हमको डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके हम लोग तो देखते हैं कितना होता है। फिर भी इनका जो गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है, उनको लीवर बायोप्सी होता है, मगर ये प्रैक्टिकली कोई नहीं करते। जो लीवर बायोप्सी करके मतलब किताबों में लिखा है जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें आप लीवर बायोप्सी करना करना पड़ता है, फिर भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है। हम लोग करते हैं इसलिए कुछ मतलब फॉर्मुलेशन लेके आया है, ठीक है। उसके साथ कुछ रेशियो है, उसको स्कोरिंग सिस्टम कहता है। उसमें अभी जो सबसे पॉपुलर है FIB-4 स्कोरिंग सिस्टम है। उसमें हम लोग जो SGOT SGPT जो जो बायोमार्कर है, प्लेटलेट काउंट है, और हम लोग को जो बॉडी सरकमफेरेंस है, इसके ऊपर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके हमको FIB-4X स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसके ऊपर कुछ कुछ मारता रहता है। इसके ऊपर ज्यादा होता है और रिस्क रिस्क है, इसके ऊपर इंटरमीडिएट है। ऐसे स्कोरिंग सिस्टम करके हम देखते हैं लीवर को कितना फैट जमा है या लीवर को कितना फाइब्रोसिस हुआ है, इसके देखने के लिए स्कोरिंग सिस्टम चालू है। इस स्कोरिंग सिस्टम से हम पता चलता है कि कितना ज्यादा होता है इसमें। अब अभी 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 इसमें मैक्सिमम ही जो पता चल जाता है क्या कितना स्कोरिंग है। तो हम टेस्ट क्या करते हैं, नॉर्मली टेस्ट करके बताए हम लोग, नॉर्मल रेगुलर USG से पता चल रहा है फैट एक्यूमुलेशन हुआ कि नहीं, ठीक है। इनका परसेंटेज ग्रेडेशन करता है, जो कितना टोटल के कितना 5% 10% कितना देखते हैं। उसके बाद में क्या बताया, उसके बाद बताया मैंने, उसके बाद करते हैं क्या, नॉर्मल जो हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करके हम लोग को पता चल जाता है कि उसमें SGOT SCBT का मात्रा कैसा है, और रेशियो चेक करना पड़ता है। और उसके बाद हम करते हैं कुछ, अभी स्कोरिंग सिस्टम एक चालू हुआ है, उसके बाद कितना डिस्ट्रॉय हुआ है देखते हैं, मतलब लीवर का कितना फाइब्रोसिस हुआ है, ये डिस्ट्रॉय हुआ है देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग को जो डायग्नोसिस पार्ट है। ये वाला डायग्नोसिस पार्ट में चले जाते हैं। अभी जो होता है हम लोग को, अभी जो नया जो मॉडल है, मतलब स्क्रीनिंग करना पड़ता है। तो अभी जो इतना मोटापा जितना है, जिसका BMI 30 से ऊपर है, उसमें 75 to 80% पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का होने का चांस है। 25 को आसपास हो तो उसमें करीबन 50% का होने का चांस है। और अगर इस टाइप को हम लोग को पहले पेशेंट को स्क्रीनिंग करना पड़ता है। स्क्रीनिंग बहुत इजी है, हम लोग को BMI का पता है। अगर कोई पेशेंट का हाई BMI है या ओबेसिटी ज्यादा है, ये कोई भी एज ग्रुप को हो सकता है, मतलब अभी इतना नहीं, जब कॉमनली 40 to 45 ऊपर के भी हो रहा है। फिर भी हम हर टाइम चेक करते हैं कि कौन सा मतलब पेशेंट को स्क्रीनिंग करके देखना पड़ता है जो कौन का पेशेंट को चांस हो सकता है, ठीक है। जो अभी तो बोला सिम्टम लेके कुछ आ रहा है, कुछ अगर सिम्टम नहीं भी ले रहा है, फिर भी स्क्रीनिंग करना पड़ता है। स्क्रीनिंग करके जिनका BMI ज्यादा है या उनका जो OS सरकमफेरेंस ज्यादा है, उन उन लोग को हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख के चेक करके देखना पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद होता है जब, क्योंकि स्क्रीनिंग क्यों कर रहा, कि जो तो इस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाइपर ट्राइग्लिसराइड रहने का चांस है। स्क्रीनिंग करने के बाद क्या करते हैं, हमको जो कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है एलोपैथी सिस्टम में इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। कोई और फैटी जमा हुआ है, अगर उसके फाइब्रोसिस हो रहा है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक उन लोगों का मेडिसिन नहीं है। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके करने के लिए कुछ करना है। उसके बाद मेन जो होता है, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज को लिए करना पड़ता है, ठीक है। अगर डाइट प्रॉपर है, उसे डाइट में क्या, क्योंकि अब फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैं क्या करता है, फैट कम करना पड़ता है। और क्या करते हैं, मोनोसैचुरेटेड जो जो फैटी एसिड जो खाने में होता है, बादाम या
सनफ्लावर ऑयल, इस टाइप को जो खाने 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 के प्रमोट कर रहा है, ठीक है। जो हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट जो जो खाने में है, ठीक है, जो मगर जो मतलब जो उसको खाने के लिए प्रमोट कर रहा है, और एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को प्रमोट कर रहा है। एक्सरसाइज किया कि अगर एक्सरसाइज कर रहा है क्या, उसमें क्या होता है, मतलब डेली एक्टिविटी, स्विमिंग या वॉकिंग, इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या चांस रहता है, जे जो हम लोग को जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें जो हम लोग को जो वेट सरकमफेरेंस कम हो रहा है, उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेटर हो रहा है। इसलिए डायबिटीज को क्यों कर वॉकिंग या एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग को वेस्ट सरकमफेरेंस और आपको सेंट्रल ओबेसिटी कम हुआ, तो पेशेंट का इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बेटर होता है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस इनका फैक्ट अननोन है, मतलब कैसे हो रहा है पता नहीं है, मगर तो उसलिए क्या है, डाइट चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा पेशेंट को, उसके बाद उनको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अगर अगर उसमें नहीं है तो हेल्थ प्रमोशन मतलब हो डाइट, और उनको एक्सरसाइज करने के लिए उनको मोटिवेटेड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, हम लोग को लीवर के ऊपर बहुत सारे मेडिसिन फंक्शन है, और एक क्या है, लीवर से भी ज्यादा है, एक मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज ए पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसमें मेन डायबिटीज है, उसके साथ और हाइपर ट्राइग्लिसराइड है, और क्या है उसके साथ, लीवर फैटी लिवर डिजीज है, ओबिसिटी है। और महिला को लिए भी इसके साथ और भी एक कैटेगरी पीसीओएस भी इसमें शामिल होता है। मतलब जो महिला को होता है, इसके साथ पीसी पॉलिसिस्टिक ओवरियन जो सिंड्रोम होता है वो भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, उसके साथ अगर बहुत से लीवर का डैमेज हो रहा है, उसके ऊपर की भी मेडिसिन देना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ हम लोग को मायास्मेटिक, हम लोग को जो क्या होता है, हम जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है, हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं उनका भी, कितना भी डिजीज का पैथोजेनेसिस भी देखता है, कितना पैथोलॉजी कितना चेंज हुआ है, उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट रहता है। और उसके साथ क्या देखते हैं, कितना उनका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, मायास्मेटिक ट्रीटमेंट देना जरूरत होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, ये शरीर का मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम के लिए इनका अल्टीमेट एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मतलब जो होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, इस पहले जो होता है, जो हम लोग को जो मेडिसिन भी होता है, इसके ऊपर माइस्मेटिक के ऊपर भी एनालिसिस हो जाएगा। मार्करी ग्रुप का होता है तो मार्क्यूरस सॉल्युबलिस बहुत अच्छा काम करता है, जो लीवर के और चेस्ट के ऊपर भी काम करता है। और अगर कोई साइकोटिक बैकग्राउंड है, उसमें नेट्रम सल्फ जो ग्रुप है वो भी बहुत अच्छा काम करता है नेट्रम सल्फ के ऊपर। और सोडिक है, उसमें सोडिक के ऊपर हम लोग सल्फर या जो लाइकोपोडियम है और ट्राइमाइस्मेटिक करते हैं तो लाइकोपोडियम ही काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। और अगर उनके साथ क्या होता है, हम लोग को चाइना मेडिसिन है सिंकोना, वो भी बहुत सारे अच्छे काम करता है। और चेलिडोनियम चेलिडोनियम भी बहुत अच्छे से मेडिसिन काम करता है। और क्या क्या करते हैं, अगर उनको अगर कोई बहुत सारे उनका फाइब्रोसिस ज्यादा हो रहा है या हार्डनेस हो रहा है, तब हम हाइड्रास्टिस ग्रुप का मेडिसिन, हाइड्रास्टिस जो मेडिसिन है उनके ऊपर सोच सकता है। हाइड्रास्टिस जो हो, उनका फाइब्रोसिस या कैंसरस डायथिसिस रहता है, तो उनको लिए हाइड्रास्टिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोग का जो मतलब जो मोटिवेशन रहता है कि इनको टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस से दे। अगर बहुत सारे उनको डैमेज हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, या कुछ सीरोसिस की तरह जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ, मतलब पहले कुछ जो मतलब कुछ जो ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन भी यूज करके देखना पड़ता है। इसके सिवा भी हम लोग को जो मैग्नीशिया मैकम्यूट जो मेडिसिन है, इनका भी जो लीवर के ऊपर बहुत सारे अच्छे काम होता है, इनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैग्नीशिया ग्रुप का जो होता है, मैग्नीशियम यूरेटिकम होता है, इनको वो उनका भी बहुत सारे अच्छे काम होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना पड़ता है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ जो थोड़ा थोड़ा बाहर जो और भी मेडिसिन है, ये थोड़ा देख के उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, इसके ऊपर है। क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन जब दे रहा है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे के भी उनका लीवर का डैमेज का कंट्रोल कर रहा है, उसका भी मेटाबॉलिज्म के भी ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक करना ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात है इस
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर होता है। तो अभी ये जो बताया है इसके साथ क्या हो रहा है, जब जब जो लीवर का भी बाकी जो बीमारी जो थोड़ा थोड़ा मतलब उभर के आ रहा है, इसके साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस बी और सी के लिए लेके हम लोग को बहुत सारे मोटिवेट है, बहुत सारे पर्सन मोटिवेट मतलब पता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन या हेपेटाइटिस सी अभी बहुत सारे उनके इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनके लिए उनका वैक्सीनेशन ये सारे हो रहा है हम लोग को। हेपेटाइटिस बाकी भी इनके छोड़ को भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है, जो अभी बहुत सारे इनके जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इनका भी, क्योंकि इनका जो सीरोसिस तक होने का एक चांस रहता है एक कॉमन पीपल को, इसलिए एक इनका थोड़ा इनका मतलब ट्रीटमेंट करना और इनका भी उनका स्क्रीनिंग करके उनको लेके आना, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट देना और ट्रीटमेंट देना भी जरूरत पड़ता है। कंटिन्यू कीजिए। भारत जी, हो गया? हाँ हो, आप कंटिन्यू हो कीजिए, गया। आप कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए। आप म्यूटेड, आप बोल, आप कंटिन्यू कीजिए सौरभ जी। हाँ हाँ, अभी ऑन है। हाँ, आप अपना बताते रहिए, आप कंटिन्यू हाँ कीजिए, लेक्चर चालू रखिए। हाँ, अभी आपके पास समय है, अगर 20 मिनट और समय है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम लोग को जो बताया था अभी जो मतलब बाकी भी जो लीवर डिजीज के ऊपर थोड़ा मैं बोलूंगा। तो उसमें क्या है, जो हम लोग को जो हेपेटाइटिस के बारे में जो कॉमनली सारे बहुत एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई जो एक्यूट फॉर्म में है और हेपेटाइटिस बी सी डी क्रॉनिक फॉर्म में है। इसके ऊपर के हेपेटाइटिस बी का जो होता है उनको मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी हो सकता है, पेरेंटल रूट का भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस जो सी है उनका जो है उनका भी अभी जो मतलब बहुत इन्फेक्टिविटी मतलब ब्लड बर्न बहुत ज्यादा रहता है। अभी हेपेटाइटिस सी बहुत एक्टिव फॉर्म में है। ये सारे बीमारी जैसे मतलब हेपेटाइटिस बी और सी जैसे कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। तो इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी का एक पोटेंशियल है कैंसर होने के लिए। इसके कारण से मतलब कोई उनको मतलब इन्फेक्शन होने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक आपका शरीर का एक मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम के लिए मतलब जो ओबिसिटी और डायबिटीज के साथ हाइपर ट्राइग्लिसराइड होने के कारण से भी उनका उनका अल्टीमेटली उनका उनका चांस रहता है, मतलब एक मेटाबॉलिज्म के कारण से चांस रहता है। तो ये मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को एसेंशियल माने आपको हर मतलब मतलब क्लिनिक्स या चेम्बर में बहुत पोटेंशियल में आ रहा है। इसके ऊपर भी कोई ऐसे रिसर्च वर्क भी
अभी तक ऐसे मैंने होम्योपैथी के ऊपर मतलब ऐसे रिसर्च वर्क इम्पोर्टेंस कोई नहीं देखा है होने के ऊपर, इनका एविडेंस बेस्ड कुछ है। फिर भी हम लोग को जो मॉनिटरिंग करके जो चेक करके देख रहा है, क्योंकि उनका जो बाकी जो होम्योपैथिक वाले फिर कुछ नहीं हुआ। 15 दिन में एक बार सर से फोन करके बात करिए। उनका भी बाकी जो है उनके ऊपर में मतलब कोई काम करने का एक स्कोप है। अच्छा अच्छा, होम्योपैथी का मैं जो स्कोप का जो बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मैं मतलब कॉमनली जो ये हम लोग जो इंडिकेशन देख के जो करता है, अगर कोई जो पेशेंट जो देखते हैं मतलब जो लाइकोपोडियम जब देते हैं पेशेंट को, उसके साथ क्या होता है, लाइकोपोडियम पेशेंट का जो सिम्टम जो कॉमनली जो के लेके आता है, इनका सिम्टम के भी साथ बहुत मेल खाता है, क्योंकि इनका भी इजीली सैटाइटी रहता है लाइकोपोडियम पेशेंट के जैसे। तो इसमें भी क्या होता है, मतलब जो जो लोगों में एब्डोमेन डिस्टेंशन और इजीली सैटाइटी रहता है। तो एक कॉमनली एक सिम्टम जो होता है लाइकोपोडियम का, वो एक दवाई मेरा चल रहा है, इससे हमको थोड़ा सा सनसनाहट कम अभी हम लोग दवाई नहीं देंगे कुछ, अभी दे रहे हैं उसको खाते रहिएगा, बाकी दवा चलिए देखो भाई की बात। तो एक मिल रहा है लाइकोपोडियम उनके, उनको साथ 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 जो होता है। और जो बाकी जो नेट्रमसुल ग्रुप जो होता है, उनको थोड़ा साइकोटिक जो होता है, जॉन्डिस का मतलब एक लीवर डैमेज हो जब रहता है नेट्रमसल ग्रुप के ऊपर। तो नेट्रमसल जैसे होता है, उनको जो एस्मा जिस टाइप का होता है, उनका भी क्रॉनिक एक लीवर का भी कुछ डैमेज रहता है, तो उसके ऊपर भी नेट्रमसल हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और बाकी जो जब जो जब मार्कारी ग्रुप जो होता है, उसको भी लीवर के ऊपर बहुत सारे काम होता है। और लीवर के जो उनको जो पेन रहता है जो मार्कारी का, जो नाइट के एग्रेवेशन हो जब हो रहा है, मतलब इसमें पेन ज्यादा नहीं रहता है, मगर उनका जो मतलब मार्कारी ग्रुप का भी सिम्टम जो मार्कारी उसका भी मिल रहता है। और कुछ फायदा होगा हमको, क्या पता भगवान ने जाने। चलो सब कुछ हम ही करेंगे। आप ही ना भगवान है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये थोड़ा इसमें कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में रुक जा रही है। अभी अभी आ रहा है आवाज? हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है। अच्छा, अभी ये सब का कुछ क्वेश्चन है तो मैं उनके साथ आंसर कर बात करके तो अच्छा होता है। मतलब कुछ मतलब क्वेश्चन अगर करे तो उनका क्या आइडिया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो उनका ऊपर एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ। मतलब कोई अगर आइडिया मतलब उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज फैटी लिवर डिजीज का ऊपर कोई अभी क्वेश्चन है। हमारे पास 20 मिनट्स टाइम है, तो लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, बट अभी हमारे पास 10 मिनट्स और है, अभी आप 10 मिनट्स और दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अ, तो ये बताइए, और उसमें उसमें कोलेस्ट्रीनियम एक भी मेडिसिन होता है, हम लोग मैक्सिमम जो यूज कर रहे हैं, जो मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए या गॉलस्टोन के लिए यूज करता है, कोलेस्ट्रीनियम जो मेडिसिन है, उसको भी फैटी लिवर के ऊपर मतलब काम कर, वो मेडिसिन भी काम कर सकता है। ऐसा भी छोड़ के जो चियोनेंथस जो मेडिसिन है, मतलब वार्म एफेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, उनको भी लीवर के ऊपर भी उनका काम है। ठीक है। अगर इनका जो कॉम्प्लिकेशन अगर बहुत ज्यादा है हो रहा है, उनको सिरोसिस मतलब अगर मतलब मतलब पोर्टल कॉन्जेशन हो रहा है, मतलब हम लोग को पता है कि अल्टीमेट अगर इसके कुछ पर्सन को सिरोसिस ऑफ लीवर भी होने का चांस रहता है। तो उसमें क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर जब होता है उसमें हम लोग को देखते हैं कुछ
नो, जब जो मतलब ये हार्ट नोड्यूल्स टाइप का हार्ट हो जाता है, उसके जो नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है এবং हार्डनेस बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ क्या है, पोर्टल कॉन्जेशन का भी चांस होता है। मतलब इसके ऊपर का एलो एलो जो मेडिसिन है, एलो का भी जो हम लोग देखा है, मतलब एलो सिर्फ हम लोग डायरिया के ऊपर देने के सोच रहे हैं, मगर एलो का जो कोई इसका नाक्स भूमिका टाइप का एक रहता है, क्योंकि बोरिक में लिखा हुआ है अगर सारे कोई सिस्टम लॉन्ग कंटिन्यू मेडिसिन खाने के बाद कोई सिस्टम कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें एलो का भी हो सकता है। और एलो को उसमें साथ क्या हो रहा है, मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल कॉन्जेशन, मतलब हेमोरॉइड्स अगर हो उसमें एलो का भी बहुत सारे चांस होता है प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। ये सभी छोड़ के भी होता है कि नाक्स भूमि का हम लोग को जो कॉमन मेडिसिन होता है बहुत सारे, जो जो इनका एक मतलब जो बहुत सारे जो नर्स भूमि का ऑल ओवर द जीआई ट्रैक के ऊपर काम करता है। और अभी जो हम लोग को जो सोच मतलब लाइफ जो है, मतलब हेवी लाइफ है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो लाइफ स्टेज मॉडरेट मतलब हो रहा है, मतलब बहुत से रात भर जाग रहा है ना, बाहर का स्पाइसी खाना खाना, या हम लोग का जो इंडियन जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे तला फ्राइड फूड और मसाला रहता है, तो उसमें क्या हो रहा है, नक्स बोई का भी बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं उसमें। जो अगर दे तो नक्स भूमि का भी बहुत सारे उसमें काम होता है। हाँ हेलो। हाँ और इसे इसे नक्स भूमि का इसमें हम दे सकते हैं। और अम, फाइल नंबर। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए। और ये जब मतलब नाक्सोई का भी इसके ऊपर काम करता है, और उसके साथ सल्फर भी एक गुड कॉम्प्लीमेंटरी है, क्योंकि उसके बाद अगर होता है तो सल्फर हम दे सकते हैं इसमें। और अगर ये जो अगर सीरोसिस होने के बाद अगर इनका जो स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाए, मतलब सीरोसिस ऑफ मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन का एनलार्जमेंट अगर हो, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपको मतलब जो एसाइटिस और जो स्प्लीनोमेगाली होने का चांस रहता है, उसके टाइम हम लोग चियोनेंथस चियोनेंथस जो वो वाला या कार्डुअस जो मेडिसिन है वो वाला यूज कर सकते हैं। कार्डिवस का जो तो होता है नॉर्मल, जो चेलिडोनियम में होता है और मतलब डायरिया होने का बहुत चांस रहता है, मतलब कार्डिवस जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन है। अगर अगर प्रोग्नोसिस हो कार्डियोसिस से हम लोग के गॉल स्टोन को भी सोचता है, मगर अगर उसमें अगर कोई सीरोसिस हार्डनेस हो जाए या फाइबर्स की फाइबर्स मतलब पार्ट बढ़ जाए, तो उसमें कार्डुअस अच्छा काम करता है, कार्डुअस मेडिसिन इसमें काम कर सकता है। ठीक है, मगर अगर अगर जो प्रोग्नेशन होने के बाद जैसे हम लोग को जो मतलब सीरीज ऑफ मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सोचना पड़ेगा, या हम लोग को जो सारे इसमें है ये हम लोग का कलेक्शन में रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग का जो N2 फर्स्ट सिस्टम सिंपल स्टियाटोसिस लेके अल्टीमेट जो प्रोग्रेशन हो रहा है, तो उसमें हम ये सारे मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन अब तक यही है, अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैं बोल दूंगा। ओके, थैंक यू। आपका हो गया सर प्रेजेंटेशन आपका एंड? ओके, थैंक यू सर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो काइंडली हैंड रेज करें।
डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू डॉक्टर दीपमाला डॉक्टर और सौरभ कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर सौरभ विश्वास जी को। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब फैटी लिवर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस मेनी काइंड्स। बहुत दवाइयां का भी वर्णन बताए, वास्तविकता में होम्योपैथिक के अनुसार वह एकदम सही बताए। लाइकोपोडियम कार्डुअस जो भी हो जो है, लेकिन मेन कॉज ऑफ डिजीज फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस मियाज वो बताए हैं, थोड़ा बताए हैं, बहुत अच्छा बताए हैं। लेकिन साइकोटिक मियाज के अंतर्गत फैटी लिवर आता है और सोरिक मियाज। सोरिक मियाज तो रहता है, विदाउट सोरा नो डिजीज, सोरा इज द नेसेसरी इन द लाइफ। तो फैटी लिवर में साइकोटिक का रोल होता है, सूजा भी बहुत अच्छा रोल करता है, और सब बहुत अच्छा बताए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जी का, बहुत बढ़िया बताए हैं। और हाँ ठीक, ओके। एक सवाल आया है, HPSAG और क्या HPSAG से क्या रिलेशन है? हाँ, हाँ सर, ये क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड रूब्रिक्स क्या हो सकते हैं? एचपीएस एजी कोलट एजी पॉजिटिव में कौन से रूब्रिक्स आते हैं? एक क्वेश्चन है डॉक्टर सौरभ, आप जवाब दीजिए। आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं, डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद ने कहा है। अच्छा, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव इनका रूब्रिक है। अभी इनका में मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं सिंथेसिस बुक्स में बहुत सारे बायोमार्कर के ऊपर रूब्रिक रहता है, ठीक है। और रूब्रिक में अगर हो तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का पॉजिटिव कुछ रूब्रिक अगर मिले तो हो सकता है। मैं इसके ऊपर मेरा आइडिया नहीं है पर्टिकुलर इस रूब्रिक जो बताया है। फिर भी मेरा जो आइडिया है, सिंथेसिस जो बुक है, रेपर्टोरी बुक है, या रोबिन मार्फी का जो रेपर्टोरी बुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे मार्कर को जो बायोलॉजिकल मार्कर है, यूरिया क्रिएटिनिन भरा हुआ है, यूरिक एसिड, इस टाइप का कुछ अगर रूब्रिक हो तो मिल सकता है। मैं अगर किताब में ढूंढ के मैं उनका क्या दे तो मैं उनको भेज दूंगा। मुझे अभी इस पर्टिकुलर कोई किताब के ऊपर मुझे आइडिया नहीं है रूब्रिक पर्टिकुलर क्या है। मैं एक बुक सजेशन कर सकता हूँ, सिंथेसिस या रोबिन मार्फी के बुक में स्पेशली सिंथेसिस का जो लास्ट चैप्टर होता है वहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिकल ऐसे मार्कर है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया या यूरिया क्रिएटिनिन हाई है। अगर हो तो उसमें वहाँ पर मिल सकता है। अगर कोई है तो मुझे बता सकते हो, मुझे बहुत पता चल जाएगा मुझे पर्टिकुलर इस रूब्रिक कहाँ पर मिलेगा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। सौरभ जी, आपने अच्छा बताया। ये ऑस्ट्रेलियन एंटीजन करके कोई खास रूब्रिक्स अलग से है नहीं, लेकिन उसके लिए जो रूब्रिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एब्डोमेन चैप्टर में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खास करके आपका हेपेटाइटिस करके जो रूब्रिक्स आपको मिलेगा, हेपेटाइटिस वो, और लिवर कंप्लेंट्स ऑफ, है ना, और फिर अल्कोहल, ये कुछ रूब्रिक्स जो है तो जिसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। एक है लिवर कंप्लेंट्स ऑफ, एब्डोमेन में ही दिया हुआ है लिवर कंप्लेंट्स ऑफ। दूसरा है कि इन्फ्लामेशन से ऑफ द लिवर क्रॉनिक, है ना, तो हेपेटाइटिस करके वो है। तो क्रॉनिसिटी की बात आ जाती है तो वो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन की ओर इंडिकेट करता है। क्योंकि इस करके रूब्रिक HPSAG प्लस पॉजिटिव करके रूब्रिक्स नहीं बना हुआ है, तो हम लोग इसको रूब्रिक्स बताते समय में सिम्टम्स को बताते के लिए हम लोग बनाने के लिए पेशेंट के लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करके हम लोग उसमें बताते हैं। इसलिए आपने बताया, ठीक ही बताया कि कोई खास पर्टिकुलर रूब्रिक्स आपको नहीं है इसके लिए, और ये बात सही भी है कि कोई खास पर्टिकुलर एक रूब्रिक्स मैं आपको इसमें बताता हूँ कि नॉन अल्कोहलिक जो है, नॉन अल्कोहलिक मतलब कि एक दो लीवर के जो प्रॉब्लम है तो अल्कोहल रिलेटेड और नॉन अल्कोहल रिलेटेड। तो नॉन अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स है, और जिसके अंदर में फैटी लीवर जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैटी लीवर का जो मैक्सिमम केसेस मिलते हैं जो कि
आपको नॉन अल्कोहलिक में मिलते हैं, वह लाइफ स्टाइल, यानी कि उनका टाइम शेड्यूल अच्छा नहीं है, उनके अंदर में मेंटल बहुत ही स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, और बहुत जिंदगी जो है तो बहुत हरीनेस होता है। और जहाँ मेंटल कंसर्न आता है, जिसको हरिनारायण जी का फिर सवाल आया है मेंटल रूब्रिक्स, तो मेंटल रूब्रिक्स को एसोसिएट करिएगा। मेंटल रूब्रिक्स को खास फिक्स करके नहीं कहा जा सकता कि यही रूब्रिक्स होगा। अब स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर को खोजना पड़ेगा रोगी में कि किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है। अगर वह बिजनेस ओरिएंटेड है तो बिजनेस से एंजाइटी होगा, वह भी आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को हैम्पर करता है। अगर जॉब में है, कोई इनसिक्योरिटी है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये सारे फैक्टर काउंट करते हैं, जो कि आपको फैटी लीवर से आजकल एसोसिएट किया जाता है। और एसोसिएट फैटी लीवर के साथ में ये बात हम लोगों को डॉक्टर हरिनारायण जी, आप बार बार एक ही तरह के सवाल को लेकर के आ रहे हैं। हाई एच पाइलोरी है ना, ये सब आप उसमें देखिएगा, ये सारी चीज जो है आप ये जो टर्मिनोलॉजी, एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी को रूब्रिक्स में कन्वर्ट आप करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंट के लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहिए। आप एलोपैथिक लैंग्वेज से कन्वर्ट करके आप रूब्रिक्स नहीं बना सकते हैं, है ना। आप HBSC को करना चाहते हैं, फिर आप एच पाइलोरी को करना चाहते हैं, तो ऐसे करके सोचिएगा तो आपका रूब्रिक्स किसी भी तरह का रूब्रिक्स नहीं बनेगा। रूब्रिक्स बनाने के लिए जो रूब्रिक्स है, कहते हैं कि ये पेशेंट का लैंग्वेज को आधार पर आपको एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बनता है, उसके आधार पर बनता है, न कि पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रूब्रिक्स बनता है। ठीक है ना, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग से या डाटा से रूब्रिक्स को बनाना रूब्रिक्स रिपोर्टोरियल अप्रोच नहीं है। रिपोर्टोरियल अप्रोच है पेशेंट के सिम्टम्स को स्पेसिफाई करना। तो इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह का अगर जब सोचेंगे और उसको रिपोर्टरी में खोजने का कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिपोर्टरी को देखने के लिए, रिपोर्टरी को समझने के लिए ये जरूरी होगा कि आप रिपोर्टरी की भाषा को समझें। रिपोर्टरी किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा के लिए उसको उसमें सूटेबल होता है, किस लैंग्वेज में उसके लिए सूटेबल होता है। तो लैंग्वेज इसका एक ही लैंग्वेज है, जिसकी पेशेंट लैंग्वेज है। पेशेंट लैंग्वेज पर अगर आपका कमांड नहीं होता है तो ये सारे रूब्रिक्स जो है, जो पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स आप बता रहे हैं, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बता रहे हैं, ये सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, उसका कोई मायने नहीं रख पाते हैं मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए। क्योंकि अगर आप मान भी जाते हैं कि HBsCG पॉजिटिव है, एच पाइलोरी पॉजिटिव है, ये सारे चीज एंटीजन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होकर के आप क्या कर लीजिएगा? दवा आपके पास में, दवा उस आधार पर तो मिलेगा नहीं, उस नाम पर आपके किसी भी मेडिका और रिपोर्टरी में उस नाम पर दवा नहीं है, है ना। अब ये आगे चल करके इस पर अगर कोई टेक्नोलॉजी के आधार पर अभी तो प्रूविंग नहीं हो रहा है। हाँ, आने वाले फ्यूचर में इसको हम लोग ट्रांसलेट किया जा सकता है और देखा जा सकता है, लेकिन अभी तत्काल आपके पास में जो अवेलेबल है उसको रिपोर्टरी, तो आपको जब सबसे लेटेस्ट रिपोर्टरी है सिंथेसिस, जो कि सौरभ जी ने भी बताया, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, और वहां पर भी आपको इस तरह की चर्चा नहीं की गई है। हेपेटाइटिस को ले आया है वहां पर, हेपेटाइटिस अभी जो टर्मिनोलॉजी है उसको लाया है, A, B, C, D को दो तीन हेपेटाइटिस को वहां पर लाने का कोशिश किया। फिर भी मैं कहता हूँ कि वह रूब्रिक उतने मैंने विश्वास के लायक नहीं होगा, वो रूब्रिक विश्वास के लायक नहीं होगा। और विश्वास के लायक रूब्रिक्स पर ही भरोसा करना चाहिए। जो रूब्रिक्स बाद में एडिशन हुए हैं वो एक्सपेरिमेंटल रूब्रिक्स कहलाता है। हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ रूब्रिक्स जो होते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रूब्रिक्स होते हैं, कुछ रूब्रिक्स होते हैं जो कंफर्म रूब्रिक्स होते हैं। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा रूब्रिक्स पर हम डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्टरी के माध्यम से आप मेडिका मेडिका में जाना चाहते हैं, तो मेडिका मेडिका में जाने के लिए आपको पेशेंट के साथ में आपका इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, पेशेंट के भाषा को समझने की आदत होनी चाहिए, पेशेंट को सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन को देखने की आदत होनी चाहिए, उसके मेंटल साइकोलॉजी को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, उसके फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व करने की आदत होनी चाहिए। हर एक चीज पेशेंट पर विश्वास नहीं कीजिए। हम लोग हैनीमैन ने कहा 6th कॉलेज में कि नहीं, हम लोग इंटरप्रिटेशन पेशेंट अपने ढंग से करता है,
आपका जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होता है वो अल्टीमेट फाइंडिंग्स होता है, उसका पॉजिटिव फैक्टर्स से नहीं निकलता है। पॉजिटिव फैक्टर्स तब मिलेगा जबकि आप, और जब तक कॉज और इफेक्ट्स को नहीं जोड़िएगा, कॉज इफेक्ट्स दोनों को नहीं जोड़िएगा, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट्स को ढूंढने के लिए आप कहाँ जाइएगा? आपको तो पेशेंट के पास ही जाना पड़ेगा, जो पेशेंट बताएगा वही पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और कोई माइंड, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट कॉज को ढूंढ ही लें, है ना। तो ये जो एक है, एक स्ट्रैटेजी होता है। तो बहुत सी बात है जो समझने के लिए, उसको समझने का कोशिश करना चाहिए। और क्योंकि रिपोर्टरी और मैथमेटिका का इस्तेमाल करना एक अपने आप में चैलेंज है। रिपोर्टरी को पढ़ना सीखना होगा, मैथमेटिका को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि और किस मैथमेटिका का, हर एक मैथमेटिका का दृष्टिकोण अलग अलग है ना। हर एक मैथमेटिका, बहुत सारे मैथमेटिका उपलब्ध हैं। क्लिनिकल मैथमेटिका है, पैथोलॉजिकल मैथमेटिका है, ऐसे करके कई एक रिपोर्ट मैथमेटिका है, लेकिन हर एक का एक अपना अपना दृष्टिकोण है। तो जो ऑथर ने, किस ऑथर ने क्या लिखा है, जैसे आप एलन स्कीनोट ही पढ़ते हैं, तो एलन स्कीनोट को अगर तुलना करिएगा दूसरे मैथमेटिका से, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों की भाषा अपने आप में अलग अलग है, लेकिन दोनों में बात एक ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग होता है। और उसको कहने का ढंग को समझने का, किसी भी किताब को आप जब पढ़ते हैं तो उसका लेखक जो है तो किस ढंग से कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और वह आपको बहुत अच्छा से जानकारी देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं आपको इसलिए बताना चाहा कि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और आपके पास में अभी और कोई सवाल है अभी किसी के पास में? हरिनारायण जी, आप संतुष्ट हैं? प्रवेश सर ने बिल्कुल सही भी बोला है, और ये हमारे होम्योपैथ में भी है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस। हमारे पास 3 मिनट का समय और है, और भी चर्चा किया जा सकता है। सौरभ जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट को लाया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए। जहाँ भी बात आती है तो अल्कोहल का लोग कहता है कि लिवर के डिजीज जो होते हैं तो अल्कोहल के कारण होते हैं, लेकिन आज के समाज में जबकि अल्कोहल के प्रति लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं, तो लोग अल्कोहल तो लेना बहुत लोग छोड़ दिए हैं, बंद नहीं कर ले रहे हैं, और पहले लेते भी थे तो वो छोड़ दिए। लेकिन एक चीज है कि अल्कोहल छोड़ने के बाद में भी उसका इफेक्ट जो है तो 20-25 1-2 साल में 20-25 साल तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अल्कोहल के जो कंपोनेंट हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकलता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग पेशेंट को जब लिवर कंडीशन में देखते हैं, तो लिवर के कंडीशंस को देखते हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इससे हम लोगों को तीन ढंग से 3 तरह के पेशेंट आएंगे। एकदम ही प्योर, कभी भी किसी ने अपने लाइफ में कभी भी आपको अल्कोहल नहीं लिया, दूसरा है कि एक अल्कोहल लिया और बाद में छोड़ दिया, और तीसरा अभी भी अल्कोहल लेते रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में है, और तीनों का साइकोलॉजी जो है तो अपने आप में अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग का समय अब पूरा हो गया है, और अब कोई समय नहीं बचा है, हम लोग मूव करेंगे। डॉक्टर मनोज जी आ चुके हैं इंग्लिश सेशन के, तो धन्यवाद कौशिक जी, सौरभ विश्वास जी, आप और भी आइए फिर से इस टॉपिक को लेकर के हम लोग फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब ये मंच में डॉक्टर मनोज सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।